हेलो फ्रेंड, एनबीकेजीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ कि पिछले सप्ताह से मैंने जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया था, उसका लाभ आप उठा सकते हैं। ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसके लिए मैंने इस जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका टेलीग्राम लिंक तथा व्हाट्सएप लिंक मैंने शेयर कर दिया है। इसके तहत मैं प्रत्येक वीकेंड पे फ्राइडे या सैटरडे को मैं 50 या 100 क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप पहले उसको खुद सोल्व कीजिए तथा अपना असेसमेंट कीजिए कि आपका जो तैयारी है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तथा प्रत्येक संडे को मैं उस 100 या 50 क्वेश्चन जो भी पॉसिबल होगा उस पर मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो कृपया आप इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। अगर जो एनबी के जीएस क्लासेस का जो होम पेजेस है उसके अंतर्गत भी जो होम वीडियो प्लेलिस्ट चैनल तथा जो अवार्ड है, अवार्ड में भी आप क्लिक करके नीचे जाएंगे तो वहाँ पे भी जो टेलीग्राम ग्रुप तथा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। तो आप इस लिंक से जुड़ के आप जो एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो टेस्ट सीरीज मैंने स्टार्ट किया है उसका आप लाभ उठा सकते हैं। आज के टॉपिक पे आते हैं। जो कला एवं संस्कृति के तहत जो तीसरा वीडियो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें जो फोकल जो डांस है, लोकगीत है, हस्तशिल्प है, त्योहार और मेला की चर्चा हम करेंगे। पहला दो वीडियो मैंने अपलोड जो किया है वो स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला तथा वास्तुकला से संबंधित था। आज जो लोक नृत्य, लोकगीत, हस्तशिल्प और त्योहार मेले से संबंधित है। मैं समझता हूँ जो तीनों वीडियो है, अगर तीनों वीडियो आप अच्छी तरह से देख सकते हैं तो इसके बाद मैं इस पे भी क्वेश्चन डिस्कशन मैं प्रैक्टिस सेट के रूप में करूंगा। तो आप इसको अगर कर लेते हैं तो बिहार के किसी भी एग्जाम में जो आर्ट एंड कल्चर से जो 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं उसको आप 100% क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आवश्यक है जो इजी टाइप का जो क्वेश्चन है, जो आसान क्वेश्चन है उसको 100% आप सही करें। तो अब मैं पहला स्लाइड पे आता हूँ। जो फोकल डांस कहता है जो विदेशिया नृत्य है, तो विदेशिया जो डांस है उसमें हम लोग देखते हैं जो यूपी, उत्तर प्रदेश, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा जो उत्तर बिहार में भी जो उत्तर पश्चिम बिहार का क्षेत्र, जो भोजपुरी क्षेत्र जहाँ भोजपुरी बोली जाती है, वो विदेशिया नृत्य काफी फेमस है। यहाँ पे देखते हैं कि जो भिखारी ठाकुर के द्वारा जो विदेशिया नाटक लिखा गया है उसी से विदेशिया जो डांस है उसकी उत्पत्ति होती है। वर्तमान में इसके तर्ज पे काफी नाटकों की रचना की गई है। इसके माध्यम से जो बाल विवाह है, दहेज प्रथा जैसी जो सामाजिक कुरीतियां हैं उस पर भी व्यंग कसा जाता है। इसके नृत्य और गीत गायन के माध्यम से इसके प्रस्तुतिकरण किया जाता है। इसमें जो जो डांस होता है उसमें नाटक के तत्व पाए जाते हैं और गीतों में संवाद, गीतों में कम्युनिकेशन के माध्यम से ये अभिनय किया जाता है। ये जो विदेशिया जो डांस है उसमें मुख्य जो भूमिकाएं होती है वो पुरुषों की होती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा उसको। इसमें जो महिलाओं को जो भूमिका होती है वो पुरुष ही निभाते हैं। आज का संचार और जो मनोरंजन के जो कई साधन, नए साधन आ गए हैं, इसके कारण जो विदेशिया जो डांस है उसको लोकप्रियता में कमी आई है। तो विदेशिया जो डांस है बिहार के आर्ट एंड कल्चर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक जट और जटिन के नृत्य आप लोग देखे होंगे, जो खासकर जो गांव में जो रहते होंगे। इसमें जो उत्तर बिहार में खासकर जो मिथिला और जो कोसी का जो क्षेत्र है, कोसी में हम लोग देख लेंगे जो मधेपुरा हो गया, सहरसा हो गया, सुपौल हो गया, ये सब जो क्षेत्र आता है उसमें ये जो जट और जटिन के जो डांस है वो काफी फेमस है। ये प्रेम विषयक है। इसके माध्यम से जट और जटिन की जो प्रेम कहानी होती है वो दर्शाई जाती है। इसमें जो प्रेमी और प्रेमिका के रूप में जो जट और जटिन की जो कथा कही जाती है, वो जो अलग अलग और कठिन परिस्थितियों में अलग अलग रह रहे हैं, दोनों एक साथ न रह के अलग अलग रह रहे हैं। इसके माध्यम से प्रेमियों या पति और पत्नी के बीच जो गरीबी होती है, दुख होता है, प्रेम होता है, उसमें जो सामाजिक विषय है उसको अभिनय के माध्यम से इसको दर्शाया जाता है। ये जो डांस होता है उसमें युवा लड़की और गृहिणी के द्वारा किया जाता है। ये आंगन में इकट्ठा होके करते हैं। इसमें इसमें क्या करते हैं कि एक ढोल आप जो बजाने का सिस्टम है, एक ढोल के माध्यम से आधी रात से सुबह तक वो डांस करते हैं। आमतौर पे जो डांस होता है एक जोड़ी में किया जाता है। इसमें जो जो नृत्य की जो शुरुआत होती है वो यक्ष के आवाहन और बारिश की प्रार्थना से होती है। इसमें अंगों की गतिशीलता काफी देखी जाती है। इसमें जो कुछ टर्मोलॉजी है जो इसमें लय को 6, 7 और 8 बीट तक रखा जाता है। इसके माध्यम से हम लोग देखते हैं जो जट और जटिन नृत्य है उसके माध्यम से जो सामाजिक जागरूकता का भी काम किया जाता है। जैसे सूखे और बाढ़, जो फ्लड होता है वो जैसे प्राकृतिक आपदाओं के विषय में भी लोगों के बीच जागरूकता लाया जाता है जट और जटिन नृत्य के बीच में। अब है जो झिझिया जो नृत्य होता है, ये जो शारदीय जो नवरात्रि होता है आश्विन के महीना में दुर्गा पूजा के अवसर पे
इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। इस नृत्य में तंत्र और मंत्र से गहरा जुड़ाव होता है। ऐसी मान्यता है कि जो इस नृत्य के माध्यम से जो बुरी शक्तियां को नाश किया जाता है तथा परिवार में तथा समाज में शांति तथा समन्वय लाया जाता है इस झिझिया नृत्य के माध्यम से। ये है कि एक जो है जो ये पूर्णतः महिलाओं के द्वारा, पुरुषों के द्वारा नहीं, पूरा पूर्णतः महिलाओं के द्वारा डांस किया जाता है। महिलाएं एक घेरा बना के डांस करती है, जिस घेरे के बीच में मुख्य जो नर्तिका होती है वो घड़ा घड़ा लिए खड़ी रहती है और घड़े के ढक्कन पे एक दीपक जलता है। इसमें क्या किया जाता है कि एक बिना घड़ा को छुए महिलाएं एक दूसरे से सामंजस्य बना के डांस गोल गोल घूम के डांस करती है। इसमें क्या है कि जो राजा चित्रसेन और उनकी जो रानी की जो प्रेम कथाएं हैं उसके आधार पे जो गीत रचा गया उसी गीत के आधार पे वो डांस करती है। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि जो पौराणिक काल से जो शारदीय नवरात्रा आश्विन के महीने में जो एक जो दुर्गा पूजा के अवसर पर जो झिझिया नृत्य किया जाता है वो आजकल विलुप्ति के कगार पे है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिए आप लोग। एक झुमरी नृत्य है। झुमरी नृत्य जो बिहार में जो मिथिलांचल का जो क्षेत्र है वहां पे ये किया जाता है मिथिलांचल क्षेत्र में, लेकिन इसका जो डांस करने का जो स्टाइल है वो गुजरात में गरबा नृत्य देखते हैं। दुर्गा पूजा के अवसर पे काफी गरबा नृत्य काफी फेमस है गुजरात का पूरे भारतवर्ष में। तो उसी तर्ज पे जो झुमरी नृत्य है वो मिथिलांचल में किया जाता है। ये केवल शादीशुदा महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ओनली मैरिड कपल के द्वारा किया जाता है। इसमें झुमरी का जो संबंध है वो ऋतु के आनंददायक होने पे है। ऋतु के आनंददायक होने से है। कार्तिक महीने में हम लोग देखते हैं जो अक्टूबर और नवंबर का जो महीना होता है वो काफी आकाश में बादल रहित होता है। उसमें जो पूर्णिमा काफी आकर्षक दिखती है तो सभी दिशाओं में अपना दूधिया जो रोशनी को फैलाती है। उसी रोमांटिक माहौल में उसी रोमांटिक माहौल में शादीशुदा महिलाओं को नाचने गाने और जो मौसम की जो मस्ती का जश्न मनाया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है झुमरी नृत्य जो कि मिथिलांचल क्षेत्र में होता है। अब एक है कजरी नृत्य। कजरी नृत्य है जो सावन का जो महीना है उसमें किया जाता है। इसमें जेठ और आषाढ़, यहाँ पे देख लेंगे जेठ और आषाढ़ के बाद सावन का महीना होता है। तो जो धूप की जो गर्मी होती है, गर्मी के बाद जो बारिश का जो मौसम आता है, बारिश के मौसम का जो आगमन होता है इससे जो प्रकृति में सुखद बदलाव होता है, इसमें मानसिक स्थिति भी ताजा हो जाती है। तो इसी में जो कजरी नृत्य में बारिश का जो मौसम होता है उसको गीतों के माध्यम से, लोकगीत के माध्यम से वर्णन किया जाता है। कजरी नृत्य काफी सुखद होता है। इसमें सावन मास की शुरुआत से ही जो वर्षा की लयबद्धता होती है, वर्षा स्टार्ट हो जाती है, उसके साथ ही ये कजरी नृत्य का आयोजन किया जाता है। अब सोहर और खिलौना जो नृत्य है बिहार की, उसमें हम लोग देखते हैं जो बच्चे की, आप लोग गांव में रहते हैं तो देखते ही होंगे कि जो बच्चे के जन्म पे खुशियां मनाई जाती है, जब उसमें इसमें कुछ भगवान राम के साथ साथ जो भगवान कृष्ण हैं और किसी अन्य देवताओं के साथ तुलना कर बच्चे की प्रशंसा की जाती है बच्चे के जन्म पे। इसमें सभी महिलाएं इकट्ठा होकर गायन और अभिनय के माध्यम से बच्चों को आशीर्वाद देती है। इस नृत्य में जो शरीर की भाषा होती है पद्मात्मक और पोएटिक होती है। पद के माध्यम से वो इसका वर्णन करते हैं। इसमें पैरों के माध्यम से संचार कम्युनिकेशन किया जाता है, पैरों के माध्यम से लोगों को संवाद किया जाता है। तो सोहर खिलौना भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक डोमकच, डोमकच है कि एक परंपरागत रूप से जो मिथिला का जो क्षेत्र है, दरभंगा का क्षेत्र है, वहाँ ये इम्पोर्ट एक जो ये डोमकच जो नृत्य है वहाँ पे इसका आयोजन किया जाता है। इसके साथ साथ जो भोजपुरी क्षेत्र है, भोजपुर का क्षेत्र है जहाँ भोजपुरी बोली जाती है, वहाँ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो डच जो शब्द है, डच का अर्थ होता है कि किसी भी भूमिका को निभाना या उसकी नकल करना, कॉपी करना। इसी में जो डोमकच है, डोमकच में प्रमुख जाति के पुरुषों द्वारा अन्य की भूमिका को निभाया जाता है, मतलब नकल किया जाता है। इसमें विभिन्न व्यक्तियों या पात्रों की नकल करते हुए नृत्य किया जाता है। तो ये डोमकच काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा आप लोग याद रखिए, जो कि मिथिला क्षेत्र में होता है, साथ साथ भोजपुरी जो क्षेत्र है वहां पे होता है इसमें। अब हम लोग लोकगीत पे आते हैं। लोकगीत तो बिहार के काफी फेमस है। इसमें संस्कार गीतों का जो संबंध है वो लौकिक अनुष्ठानों से है। जो लौकिक अनुष्ठान है उससे संस्कार
गीत का संबंध है। इसमें हम लोग देखते हैं जो बिहार में जो जन्म होता है, बच्चों का मुंडन होता है, विवाह, गौना, मतलब अब तो गौना समाप्त हो चुका, पहले शादी दो तरीके से होती थी। एक तो शादी होती थी, बाद में गौना होता था, क्योंकि उसमें जो लड़कियां, वो लड़कियां की उम्र कम होती थी, इसलिए वो दोनों को अलग रखा जाता था। गौना के बाद ही दोनों का संबंध स्थापित होते थे। तो इसमें गौना के अवसर पे जो गीत गाया जाता था वो संस्कार गीत के अंतर्गत आते हैं। तो पुत्र बच्चे के जन्म के समय जो सोहर गाया जाता था। मिथिलांचल में राम विवाह के अवसर पे समरी गीत गाई जाती है, तथा मिथिला में बेटी के विदाई पे एक विशिष्ट शैली का गीत गाया जाता है, जो गाया जाता है, जो कि समदाउनी उसको बोलते हैं। कुछ टर्म है, इसको तो आपको याद रखना चाहिए। इसको भोजपुर क्षेत्र में समदामन और मगध क्षेत्र में समदन बोलते हैं। तो ये कुछ संस्कार गीत है, हो सकता है इसमें क्वेश्चन ना है, तो आपको ऐसे भी बिहार के निवासी हैं तो जो लोकगीत है, लोक फोकल डांस है, उसके बारे में ऐसे भी आपको जानकारी रखनी चाहिए। अब हम लोग ऋतु गीत पे आते हैं। आपको पता ही होगा कि 12 माह होता है साल में, तो यहाँ पे हर एक ऋतु के लिए कुछ कुछ फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है। जैसे फगुआ जो कि हम लोग देखते हैं फागुन के महीने में, चैत महीने में, कजरी, हिंडोला, चतुर्मासा और 12 मासा, मतलब 4 माह और 12 माह के आधार पे कुछ गीत रचे जाते हैं। फाग फागुन में जो बसंत ऋतु ऋतु का जो गीत होता है वो होली में गाया जाता है। बिहार में जोगीरा, जो कि होली के में टाइम में ही बहुत गाया जाता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो पुरुषों की भागीदारी मुख्य रूप से होती है। चैत माह में चैता गाया जाता है। होली के जस्ट बाद आप लोग देखेंगे गांव में चैता गाया जाता है। तो ढोलक और झांझ के पे जो चैता गाया जाता है उसको भोजपुर जो प्रदेश है उसको घाट इसको बोलते हैं, घाटों में इसका नाम होता है। एक 12 मासा है। 12 मासा में 12 महीनों का वर्णन किया जाता है। ये मुख्यतः जो होता है वो जो वियोग का जो गीत है, पद्मावत में देखते हैं हम लोग 12 मासा का ही वर्णन किया गया है। इसमें मुख्यतः वियोग, अलग होने पे जो दुख दर्द होता है उसको इस 12 मासा गीत के माध्यम से इसको वर्णन किया जाता है। इसका जो 12 मासा का जो लघु मीट है, लघु रूप है, वो चौमासा और 6 मासा, मतलब 4 माह और 6 माह में 4 ऋतु और 6 ऋतु का वर्णन इसमें किया जाता है। तो 12 मासा काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखिएगा। ये जो वियोग का जो गीत है वो इसके अंतर्गत गाए जाते हैं। अब जो पर्व गीत है, कुछ फेस्टिवल के आधार पे कुछ गीत गाए जाते हैं, वो आपको याद रखने की आवश्यकता है। इसमें दीपावली, छठ, तीज, नागपंचमी, गौधन, निहुरा, मधुश्रावणी, रामनवमी, कृष्णाष्टमी के आप लोग अगर गांव में रहते होंगे तो जरूर देखते होंगे कि गांव में काफी गीत गाया जाता है हर एक फेस्टिवल में। जो पर्व गीत होती है वो छठ की समाप्ति के पश्चात कार्तिक माह के शुरू शुक्ल पक्ष में मिथिलांचल में स्त्री प्रधान जो गीत होती है मिथिलांचल में, वो उसको हम लोग कहते हैं सामा चकेबा। इसको छठ की समाप्ति के बाद कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में सामा चकेबा जो मिथिलांचल क्षेत्र में एक गाया जाता है। तो काफी सामा चकेबा आप लोग याद रखिएगा, ये मिथिलांचल क्षेत्र में गाया जाता है। इसके अलावा जो पेशा कर है, पेशा गीत है, पेशा मतलब प्रोफेशन, आप लोग देखते होंगे किसी भी कार्य के संपादन में जो गीत गाया जाता है वो इस कोटि के अंतर्गत आता है। जैसे श्रम, कोई काम कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, कोई क्रिया कर रहे हैं, उसमें जो गीत गाया जाता है वो पेशा कर के अंतर्गत आता है। आप लोग गांव गांव में देखते होंगे कि आटा पीसने के समय कुछ महिलाएं पूर्व में अपने खुद वो स्वयं आटा पीसती थी, उसमें जो गीत गाती थी वो लगनी और उसको जट सार कहते हैं। तो सिर्फ ध्यान में इसको रखिए, कोई जरूरी नहीं कि आप याद रखिए, लेकिन एक ध्यान में रखना चाहिए। तो आप लोग अक्सर अभी भी देखते होंगे खेतों में जो धान की रोपनी की जाती है कृषि मजदूर मुक्त स्त्रियों के द्वारा, उसमें गीत गाया जाता है, उसको चोचर बोलते हैं। खासकर जो रोपनी एक बहुत फेमस टर्म है, रोपनी के साथ साथ इसको चोचर भी अगर आए तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो पेशा गीत है जो कि धान को रोपते समय इसको हम लोग गाते हैं। अब है कि बाल कीला, बच्चों जो खेलते समय जो कुछ उसकी जो महिलाएं गीत गाती हैं, उसकी माताएं जो गीत गाती है, उसका इसका वर्णन है अटकन मटकन, छोरा मुक्की, अट्टा पट्टी, कबड्डी गीत। इसमें बच्चों को सुलाने के लिए अक्सर अभी भी माताएं करती हैं, छोटे बच्चों को सुलाने के लिए गांव में रोड़ी गाती है। रोड़ी गाने के बाद बच्चे आनंद फील करते हैं, उनको नींद आ जाती है। बच्चों को उपटन लगाने के लिए, बच्चों को उपटन आजकल लगाते हैं, उसमें आप टोनी गीत गाते हैं। तो कुछ टर्मोलॉजी जो है जो कि आपको याद रखने की आवश्यकता है। अब एक गाथा गीत, गाथा गीत है क्या? तो वैसे गीत जिसमें भारतीय जनमानस के वीरता के सहज लगाव के कारण जो गीत गाए जाते हैं, जिसमें वीरता का वर्णन किया जाता है, वो गाथा गीत के अंतर्गत आते हैं।
इसके जो गीत होते हैं वो लोक कथाएं के अंतर्गत जो बीर नायके की स्मृति में जो ओज जोश और आक्रामक भांग भंगिमाएं के साथ जो गीत गाया जाता है वो वीर गाथा गीत है। अभी हम लोग देखते हैं जो जो मेन जो वीर गाथा गीत जो बिहार में गाए जाते हैं वो लोकीलायन, दीना, भद्री, हिरनी, बिरनी और छतरी चौहान। तो ये सब कुछ गाथा गीत है जिसको कि आपको याद रखने की आवश्यकता है। अब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, जो बिहार के हस्तशिल्प है। तो बिहार के कुछ हस्तशिल्प है जो कि इनका प्रसिद्धि जो है देश विदेश में भी हो गई है। ऐसे एक एक है सूजनी। आप लोग गांव में रहते होंगे तो सूजनी टर्म से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। इसमें हस्तकला कला के क्षेत्र में जो अंतर्राष्ट्रीय पहचान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति जो दिलाई है बिहार को, वो सूजनी के द्वारा किया गया। इसमें यूनेस्को को सील ऑफ एक्सेलेंस, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर इंग्लिश मीडियम में ऐसा लिखा होगा, सील ऑफ एक्सेलेंस का प्राइज इनको मिला है सूजनी को। तो काफी इंपॉर्टेंट है बिहार का जो सूजनी को यूनेस्को के द्वारा सील ऑफ एक्सेलेंस मिला है। तो बिहार का जो ये जो हस्तशिल्प है इसको हम लोग को संजोग के आगे तक भी रखना है। इस सूजनी होती क्या है, तो आप लोग गांव में देखते होंगे जो महिलाएं होती है प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, जो अलग अलग जो कपड़े के टुकड़े होते हैं उनको एक साथ जो सिल को जो बनाया जाता है उसको सूजनी हम लोग बोलते हैं। अभी हम लोग देखते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जो सुलाने के लिए छोटे छोटे जो बस छोटे छोटे जो बिछावन बनाया जाता है उसको सूजनी में हम लोग देखते हैं। लेकिन आजकल इसको काफी इसका मार्केटिंग हो रहा है, तो सूजनी में एम्ब्रॉयडरी का भी काम किया जाता है। इसमें महीन मलमल का उपयोग किया जाता है, ये काफी फेमस है। यहाँ पे जो कपड़े होते हैं वो सफेद और लाल रंग के होते हैं। इसमें देवी देवताओं को भी सुंदर कढ़ाई की जाती है। आप लोग सारा देखते होंगे यहाँ पे भी गांधी मैदान में एम्ब्रॉयडरी का काफी वो मार्केट लगता है, यहाँ पे फेस्टिवल लगता है, उसमें आप लोग जो बिहार के जो हस्तशिल्प में सूजनी आप लोग आसानी से देख सकते हैं। इसके द्वारा जो विभिन्न सामानों पे भी कढ़ाई की जाती है उसको आकर्षक बनाया जाता है। इसमें लोक शैली के जो विभिन्न दृश्य होते हैं उनको दिखाया जाता है। हम लोग ये यहाँ का जो मेन यहाँ पे है देखिएगा, ये सूजनी का यहाँ पे मैंने पिक्चर यहाँ पे दिया है। तो आप लोग देखिएगा तो सूजनी को यूनेस्को को सील ऑफ एक्सेलेंस का अवार्ड दिया गया है। अब हम लोग हैंडलूम पे आते हैं। तो हैंडलूम से बने कपड़ों के लिए बिहार जो है काफी प्राचीन काल से ही काफी फेमस है। इसमें हम लोग देखते हैं कि बिहार में सूती तथा सिल्क का काफी उत्पादन होता है। तो भारत में जो टसल जो सिल्क है, आप लोग ध्यान रखिएगा, जो टसल सिल्क जो है भारत में, वो बिहार में इसका उत्पादन काफी ज्यादा होता है। बिहार में टसल जो सिल्क है उसका उत्पादन काफी होता है। हम लोग देखते हैं कि जो भागलपुर है, भागलपुर सिल्क उद्योग के लिए काफी फेमस है। बिहार में कारपेट और दरियों का भी काफी बड़े पैमाने पर निर्माण होता है। इसमें करघे का प्रयोग करके वस्त्र का निर्माण किया जाता है। अब आके हैं टिकुली। टिकुली काफी फेमस है, आप लोग जानते हो कि जो महिलाएं अक्सर माथे पे वो टिकुली लगाती हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे जो कला का जो डेवलपमेंट किया जाता है वो उसको हम लोग टिकुली कला कहते हैं। इसमें सबसे पहले चित्र का आधार तैयार किया जाता है। वो जो चित्र है वो गोल हो सकता है, आयताकार हो सकता है, वर्गाकार हो सकता है। उसमें आधार तैयार करने के बाद इस पे रंग चढ़ाया जाता है। उसके बाद इस पे सुंदर चित्र बनाए जाते हैं। इसको घरों की सजावट में इसका यूज होता है। तो टिकली जो आप लोग देखिएगा, जो महिलाएं जो टिकली लगाती है उसी डिजाइन उसी के आधार पे यहाँ पे कला का डेवलपमेंट किया गया है, इसको कि सजाने के लिए सजावट में इसका यूज होता है। अब है सिक्की। अगर कुछ टर्म आए तो आपको यही नहीं लगना चाहिए कि आप इसको जानते नहीं हैं। तो सिक्की का जो कार्य है हमारे बिहार राज्य में, विशेषकर उत्तर भारत में बहुत पहले से ही होते आ रहा है। अभी हम लोग देखते हैं कि जो मिथिला का क्षेत्र है, दरभंगा का जो क्षेत्र होता है, दरभंगा प्रमंडल का, वहाँ पे शादी के समय लड़कियों को विदाई में सिक्की का सम्मान दिया जाता है। ये एक प्रकार की घास है, ग्रास है, ये ग्रास है ये। यहाँ पे इसको रंगकर और लपेटकर विभिन्न प्रकार की रोजमर्रा की जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसको बनाया जाए। इसमें टोकरी है, दौड़ियाँ हैं, दौड़ी जो बड़ा सा टोकरी कहीं आकार का बड़ा सा साइड होता है, बक्सा है और घड़ा है। ये सब इससे सिक्की से बनाया जाता है, जो कि मिथिलांचल क्षेत्र में लड़की जब विदाई होकर अपने ससुराल जाती है तो सिक्की का सम्मान उनको दिया जाता है।
अब इसमें सा जो बेनु शिल्प है, जिसमें एक जो बांस होता है, अभी हम घास की चर्चा किए, यहाँ पे बांस के अंतर्गत जो विभिन्न टुकड़ों को कीलों की सहायता से जोड़ के जो बनाया जाता है वो उसको बेनु शिल्प हम लोग कहेंगे। इसमें जो रसोई के उपकरण है, बक्से है, सजावटी सामान है, इसको हम लोग बेनु शिल्प के अंतर्गत इसको रखते हैं। अब फेस्टिवल है, फेस्टिवल कोई आपके लिए परिचित नहीं है, सभी लोग जो बिहार के निवासी हैं वो सभी लोग जानते होंगे फेस्टिवल का क्या महत्व बिहार में है। बिहार में फेस्टिवल काफ़ी प्रमुखता से मनाया जाता है। तो जो सूर्य देव की जो पूजा होती है वो भारत सहित विश्व के अनेक सप्ताहों में से एक है जिसमें सूर्य की पूजा होती है। लेकिन जो बिहार में छठ की पूजा काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, और छठ एकमात्र जो पूजा है उसमें क्या है कि डूबते हुए सूर्य को पूजा की जाती है। ये दो वर्ष में दो बार, एक बार चैत माह में और एक होता है कार्तिक माह में, दो छठ की पूजा होती है। कार्तिक माह बिहार में बड़े पैमाने पे कार्तिक माह का जो छठ होता है उसमें पूजा हम लोग करते हैं। इसमें होता है कि जो महिलाएं होती है वो अपने परिवार और समाज की बढ़ाई के लिए 2 दिन का उपवास करती है। काफ़ी कठिन महिलाओं के लिए हो जाता है 2 दिन का उपवास रखना, लेकिन काफ़ी महिलाएं, बिहार की प्रायः सभी महिलाएं ही इस छठ पूजा का आयोजन में भाग लेती है और उपवास करके अपने जो परिवार है, समाज है, उसकी भलाई के लिए वो सूर्य देवता से उपासना करती है। अब एक सामा चकेबा, ये मुख्यतः मिथिला का जो क्षेत्र है वहाँ पे होता है। विभिन्न प्रकार के संस्कार और अनुष्ठान है जो इसके अंतर्गत किए जाते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं जो सर्दियों के मौसम में, सर्दी के मौसम में सामा और चकेबा दो पक्षी के नाम पे है। ये जो सामा और चकेबा जो नाम है वो पक्षी के, दो पक्षी के नाम पे है। सर्दियों के मौसम के दौरान जो हिमालय के जो मैदानी भाग में सर्दी के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ से हिमालय के जो मैदानी भाग होते हैं वहाँ पे सामा और चकेबा फिर जो पक्षी आते हैं यहाँ पे उनका प्रवासन होता है। इन पक्षियों के आगमन के साथ साथ ही सामा चकेबा का जो त्यौहार होता है उसकी शुरुआत होती है। इसमें भाई और बहन के जो मजबूत रिश्ते हैं उसकी उपासना की जाती है इसमें। अब है कि मधुश्रावणी, तो जो बिहार के जो मिथिला का जो क्षेत्र है वहाँ पे सावन के महीने में इसका आयोजन किया जाता है। ये जो ये फेस्टिवल है मधुश्रावणी, वो एक विशेष प्रकार के संदेश लेके लाती है और हमें वो सिखाती है कि नियमित जीवन में धर्म और परंपरा दोनों को कैसे मिलाया जाता है। इसमें इस त्योहार में जो नव विवाहिता महिलाएं हैं वो प्रायः भाग लेती हैं। तो मधुश्रावणी आप लोग याद रखिए। अब एक बिहुला, बिहुला है जो पूर्वी जो बिहार है वहाँ पे काफ़ी फेमस फेस्टिवल है। इसमें भागलपुर में ये बिहुला जो फेस्टिवल है वो काफ़ी मनाया जाता है। लोग अपने जो परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों के साथ जो देवी मनसा है, देवी मनसा से प्रार्थना करते हैं कि उनका परिवार ठीक रहे। अब कुछ फेस्टिवल मेले पे आते हैं। मेला आप लोग कोई नया नहीं आपके लिए। यहाँ पे पहला में जाते हैं श्रावणी मेला। इसमें देखते हैं कि जो देवगढ़ में जो बाबा धाम इसको हम लोग बोलते हैं, तो बिहार के जो सुल्तानगंज जगह है वहाँ से गंगा जल लेके बाबा धाम यानी देवगढ़ से 105 किलोमीटर का जो एरिया है वो पैदल ही लोग तय करते हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा जो सुल्तानगंज में जो गंगा है वो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, तो इसको थोड़ा याद रखिएगा। हो सकता है इससे क्वेश्चन आए कि बिहार में गंगा उत्तर की ओर कहाँ प्रभावित होती है, तो सुल्तानगंज में ही है। एक सोनपुर का मेला भी आप लोग देखते होंगे, सारण छपरा है वहाँ पे सोनपुर का मेला लगता है। वो एशिया का सबसे बड़ा पशु का मेला इसको बोला जाता है, जो कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पे इसको लगता है। इसको हरियल क्षेत्र का मेला भी हम लोग बोलते हैं, हरियल क्षेत्र का मेला। ये जो गंडक के तट पे सोनपुर मेला का आयोजन किया जाता है। ये पितृ पक्ष का जो मेला लगता है वो फाल्गु नदी के तट पे जो गया है वहाँ पे पितृ पक्ष का मेला लगता है। ये भादो से आश्विन तक भादो का जो पूर्णिया है उससे आश्विन के अमावस्या तक इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इसमें हिंदू धर्म के जो लोग होते हैं वो अपने पूर्वजों का श्राद्ध करके उनके जो मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। एक बक्सर जिले में है बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ का मेला, या इसको हम लोग मिनी बाबा धाम भी बोलते हैं, मिनी देवगढ़। इसको मिनी बाबा धाम यानी मिनी बाबा धाम या मिनी देवगढ़ भी बोलते हैं। अब है वैशाली का मेला, तो ये जैन धर्मावलंबी के लिए काफ़ी फेमस इंपॉर्टेंट है कि महावीर, उनके जो तीर्थंकर महावीर है उनका जन्म स्थान वैशाली है। उन्हीं के जन्म के आधार पर ही जैन धर्मावलंबियों के द्वारा वैशाली में मेला का आयोजन किया जाता है।
ये मलमास का मेला राजगीर में लगता है। राजगीर है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काफी फेमस है वो बौद्ध धर्म के लिए। तो यहाँ पे प्रत्येक 3 वर्ष पे 1 माह का मेला लगता है। तो ये मेला मलमास मेला काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये राजगीर में लगता है। अब ये रामनवमी का मेला। तो रामनवमी नहीं, जानकी नवमी, जानकी मतलब सीता नवमी का मेला, जो सीतामढ़ी में जो सीता माता का जो जन्म स्थली है वहां पे जाना, जानकी नवमी का जो चैत माह के जो शुक्ल पक्ष की नवमी नवमी को 9वें दिन को इस आयोजन जानकी नवमी मेला का आयोजन किया जाता है। एक सौर मेला काफी इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा, किसी मतलब धार्मिक कर्मकांड से संबंधित ना होगा, जो कृषि कार्य के विकास के लिए भागलपुर के सबौर में इसका आयोजन किया जाता है। भागलपुर में सबौर में आप लोग ध्यान रखिएगा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय है। तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय जो है उसके सौजन्य से ही सबौर में इस बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में है। तो इस बिहार कृषि विश्वविद्यालय के सौजन्य से ही कृषि क्षेत्र में विकास के लिए सबौर मेला का आयोजन किया जाता है। इसके तहत जो अच्छे काम करने वाले किसान है उनको भी सम्मानित किया जाता है। ये जो कोसी मेला है वो कटिहार के समीप जो कोसी नदी है वहां पे इसका आयोजन किया जाता है। तो इसमें जो मुख्यतः जो लकड़ी का क्रय विक्रय किया जाता है इस मेले में, आप लोग देश को ध्यान रखिएगा। अब ये सहोदरा या थारू मेला, जो नरकटिया और बिकना कोटी जो भागलपुर में है, वह उसके जो मुख्य मार्ग में जो सुभद्रा मंदिर है वहां पे जो शक्तिपीठ है उसमें प्रत्येक वर्ष के चैत मास के रामनवमी पे इसका सहोदरा मेला या थारू मेला का आयोजन किया जाता है। सिमरिया मेला जो कि बेगूसराय में जो है, जो बरौनी जंक्शन से 8 किलोमीटर दूर पड़ता है, उसमें राजेंद्र पुल जो काफी फेमस है जो गंगा नदी पे, उसके नीचे प्रत्येक कार्तिक महीने पे इसका आयोजन किया जाता है। इसमें सूर्य के जो उत्तरायण होने पे इस मेला का आयोजन किया जाता है। ये मंदार मेला भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ एक मान्यता है कि जो देव और असुर के बीच में जब संग्राम हुआ था तो देवताओं के द्वारा सागर मंथन के क्रम में ये जो मंदार पर्वत है उसको मंथन के रूप में इसका यूज किया गया था। तो इसी मान्यता के आधार पर मंदार मेला का आयोजन किया जाता है। इसमें है कि ये जो बांका जिला के बौसी नामक स्थान पे जो मुख्यालय है बांका, वहां से 18 किलोमीटर दूर पड़ता है, 18 किलोमीटर ये दूर पड़ता है। यहाँ पे बौसी नामक स्थान पे प्रतिवर्ष जो मकर संक्रांति होती है, मकर संक्रांति हम लोग देखते हैं 14 जनवरी को होता है। तो उसी अवसर पे मकर संक्रांति के अवसर पे मंदार पहाड़ी पे ये मंदार मेला का आयोजन किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जो 3 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड 2 कर दिया है, एक मैं आप ही अपलोड कर रहा हूँ, तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ साथ मैं एक बार फिर रिमाइंड कर रहा हूँ कि जो मैंने टेस्ट सीरीज पिछले वीकेंड से स्टार्ट किया था उसका जो क्वेश्चन 50 या 100 होंगे वो मैं आपके साथ प्रत्येक फ्राइडे या सैटरडे को मैं शेयर कर दूंगा, तथा प्रत्येक संडे को मैं इस पर डिस्कशन डिटेल से करूंगा। तो उसका लिंक मैंने जो टेलीग्राम लिंक है तथा व्हाट्सअप लिंक है वो मैंने इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ साथ आप एनबीके जीएस क्लासेस का जो होम पेज है उसमें लास्ट में देखेंगे दाएं तरफ अबाउट है, अबाउट में नीचे में जाएंगे तो वहां पे भी आपको लिंक में टेलीग्राम लिंक तथा व्हाट्सअप लिंक शेयर कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि इस मेरे जो टेस्ट सीरीज है उसका लाभ आप उठाइए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। साथ साथ अगर आपने अब तक ये चैनल हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।